फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिन्हें आरआरबी ने कई बार अपने पूर्व में आयोजित परीक्षाओं में पूछा है। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के वो शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के वो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सो फ्रेंड, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? अर्थात वह तत्व की पहचान करनी है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम या फिर ऑप्शन डी क्लोरीन। तो फ्रेंड, बात की जाए सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व तो वह हो जाएगा आपका फ्लोरीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? अर्थात मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था वह किस आधार पर किया गया था? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था। ऑप्शन बी परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था। ऑप्शन सी परमाणु आयतन के आधार पर किया गया था या फिर ऑप्शन डी परमाणु घनत्व के आधार पर किया गया था। तो फ्रेंड, बात की जाए मेंडलीव की आवर्त सारणी की तो उसमें तत्वों का वर्गीकरण जो किया गया था वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन ए है। यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ऑप्शन ए एक धातु होता है, ऑप्शन बी एक हैलोजन होता है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस होता है या फिर ऑप्शन डी एक उपधातु होता है। तो फ्रेंड, बात की जाए प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वह एक उपधातु होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपधातु। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का जो 17वां वर्ग है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए हैलोजेंस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी क्षार धातु के नाम से जानते हैं या फिर ऑप्शन डी कैल्कोजन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड, बात की जाए आधुनिक आवर्त सारणी का जो 17वां वर्ग है उसको हम हैलोजेंस के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हैलोजन। कौन सा? ऑप्शन ए हैलोजन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि आर्गन की खोज किसने की थी? अर्थात जो आर्गन धातु होती है उसकी खोज किसने की थी? सॉरी, आर्गन गैस होती है इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रैमजे ने की थी, ऑप्शन बी लोकियर ने की थी, ऑप्शन सी रैले ने की थी या फिर ऑप्शन डी शोले ने की थी। तो फ्रेंड, बात कीजिए आर्गन की खोज करने वाले वैज्ञानिक या जो साइंटिस्ट थे वह रैमजे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैमजे। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? अर्थात वह धातु कौन सी है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी पोटेशियम या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त तीन। तो फ्रेंड, बात की जाए चाकू से काटी जा सकने वाली धातु की तो वह आपका सोडियम भी हो जाएगा, लिथियम भी हो जाएगा, आपका पोटेशियम भी हो जाएगा। तो अर्थात आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त तीनों। अर्थात सोडियम धातु को, लिथियम धातु को और पोटेशियम धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण जो उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लोकियर ने की थी, ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने की थी, ऑप्शन सी गोल्डस्टीन ने की थी या फिर ऑप्शन डी पॉल विलार्ड ने की थी। तो फ्रेंड, बात कीजिए गामा किरण तो इसकी खोज की थी पॉल विलार्ड ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉल विलार्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? अर्थात बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी बीरबल साहनी, ऑप्शन डी डॉक्टर सलीम अली या फिर ऑप्शन डी मेघनाथ शाह। तो फ्रेंड, बात की जाए बर्ड्समैन ऑफ इंडिया या भारत का बर्ड्समैन, इसको कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सलीम अली, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया। चलिए फ्रेंड, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। अर्थात विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्वप्नों का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए इथोलॉजी, ऑप्शन बी फ्रेनोलॉजी, ऑप्शन सी ऑनिरोलॉजी या फिर ऑप्शन डी क्रोमेटोलॉजी। तो फ्रेंड, बात कीजिए स्वप्नों के अध्ययन को हम ऑनिरोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑनिरोलॉजी। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया गया, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, अर्थात नेत्र रोग का चिकित्सा करने वाला जो चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए, उसे हम आर्कुलिस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी, उसे हम ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी, उसे हम ऑनोरोलॉजिस्ट कहते हैं। या फिर ऑप्शन डी, उसे हम एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड बात की जाए नेत्र रोग के जो चिकित्सक होते हैं उन्हें हम ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्थोमोलॉजिस्ट। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यह कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिल्ली में है, ऑप्शन बी गुड़गांव में है, ऑप्शन सी लखनऊ में है, या फिर ऑप्शन डी राजमुंदरी में है। तो फ्रेंड बात की जाए नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की, तो यह आपका गुड़गांव में है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया। अब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? अर्थात क्वांटम सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? ऑप्शन ए मेंडलीव था, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी था, ऑप्शन बी मैक्स प्लांक था, या फिर ऑप्शन डी रॉन्टजन था। तो फ्रेंड बात की जो क्वांटम सिद्धांत जिसने दिया था उनका नाम मैक्स प्लांक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स प्लांक। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? प्रथम हाइड्रोजन बम जो बनाया गया था वह कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1855 में, ऑप्शन सी 1930 में, या फिर ऑप्शन डी 1952 में। तो फ्रेंड बात कीजिए प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था तो वह बनाया गया था 1952 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड आप सबको कमेंट करके बताना है कि हाइड्रोजन बम सर्वप्रथम बनाया किसने था। आपको ये पता चल गया कि 1952 में प्रथम बार हाइड्रोजन बम बनाया गया था, तो पहली बार बनाया किसने था उसका नाम आप मेंशन कीजिएगा। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक है? अर्थात वह क्या है या वह कौन सी किरणें हैं जिनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए अल्फा किरणें हैं, ऑप्शन बी बीटा किरणें हैं, ऑप्शन सी गामा किरणें हैं, या फिर ऑप्शन डी न्यूट्रॉन है। तो फ्रेंड बात की जाए सर्वाधिक भेदन क्षमता वाले किरण, तो यह हो जाएगा गामा किरणें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें इज द राइट आंसर। और गामा किरणों की खोज किसने की थी इसको आपको कमेंट में करके बताना है। अभी आपने उपरोक्त प्रश्न में पढ़ा ही है कि गामा किरण की खोज किसने की थी, तो आपको उसको कमेंट करके बता देना है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अर्थात बात की जाए वनस्पति तेलों से जो कृत्रिम घी बनाया जाता है उसमें जिस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है वह क्या है? ऑप्शन ए प्लेटिनम चूर्ण है, ऑप्शन बी लौह चूर्ण है, ऑप्शन सी निकिल है, या फिर ऑप्शन डी गर्म एल्यूमिना है। तो फ्रेंड बात की जाए वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी जो बनाया जाता है उसमें जो उत्प्रेरक का कार्य करता है वह निकिल करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकिल धातु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? किसका व्हीट स्टोन ब्रिज इसका उपयोग हम किसको मापने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए विद्युत वाहक बल को, ऑप्शन बी धारा को, ऑप्शन सी प्रतिरोध को, या फिर ऑप्शन डी आवेश को। तो फ्रेंड बात कीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज इसका हम प्रयोग करते हैं प्रतिरोध के मापन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध के मापन में। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, डीएनए की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने पिछले भी सीरीज में इसका प्रश्न जरूर देखा होगा यह प्रश्न, तो इसको आप अच्छी तरीक़ा से कर लीजिएगा। आपको अगले आने वाली सीरीज में अगर जो भी प्रश्न रिपीट में होता दिखाई दे उसको आप जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि वह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जैसे ये डीएनए की खोज किसने की थी, तो आपको पता है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन एम क्रिक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाटसन एम क्रिक इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अब हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। बात कीजिए अगले प्रश्न की, तो डीडीटी की खोज किसने की थी? अर्थात एक टीका है डीडीटी, इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए पिनमैन ने की थी, ऑप्शन बी जॉन इशॉल्क ने की थी, ऑप्शन सी डॉक्टर पॉश मूलर ने की थी, या फिर ऑप्शन डी जी डोमोंक ने की थी। तो फ्रेंड बात कीजिए डीडीटी टीके की खोज ये की थी डॉक्टर पॉल मूलर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सब कमेंट करके बताएंगे कि डीडीटी का टीका कब लगाया जाता है या किसको लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? अर्थात मलेरिया का जो वाहक या कीटाणु जो होता है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस ने की थी, ऑप्शन बी इवानोवस्की ने की थी, ऑप्शन सी इयान बिलकुट ने की थी, या फिर ऑप्शन डी एजी टॉन्सले ने की थी। तो फ्रेंड बात की जाए मलेरिया का जो कीटाणु होता है या जीवाणु जो होता है उसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का तो आप जानते हैं कि H2O होता है, लेकिन पूछा गया भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या आता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए CaO है, ऑप्शन बी DO2 है, ऑप्शन सी D2O है, या फिर ऑप्शन डी KClO3 है। तो फ्रेंड बात कीजिए भारी जल के रासायनिक सूत्र की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D2O। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा D2O। भारी जल D2O को कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, विटामिन शब्द किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विटामिन शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडल ने दिया था, ऑप्शन बी लुई पास्चर ने दिया था, ऑप्शन सी फंक ने किया था, या फिर ऑप्शन ए सिंक्लेयर ने दिया था। तो फ्रेंड बात कीजिए विटामिन शब्द, तो इसकी उत्पत्ति या इसके खोजकर्ता या इसके आविष्कारक जो भी आप कह लीजिए वो फंक माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फंक। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, आल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? मतलब आयल ऑफ विट्रियोल ये किसे हम कहते हैं? तो बात कीजिए आयल ऑफ विट्रियोल की। ऑप्शन ए ZnS4 को कहते हैं, ऑप्शन बी H2S को कहते हैं, ऑप्शन सी H2S7O8 को कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी H2SO4 को कहते हैं। तो फ्रेंड बात कीजिए आयल ऑफ विट्रियोल, तो इसको हम कहते हैं H2SO4 को, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल को हम आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयल ऑफ विट्रियोल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न आपका दिया गया कि पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? अर्थात बात की जाए पीतल हुआ, तांबा हुआ, वो पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में सबसे अधिक कौन मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए तांबा पाया जाता है, ऑप्शन बी सिलिकॉन पाया जाता है, ऑप्शन डी कार्बन पाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी सोना पाया जाता है। तो फ्रेंड बात की जाए सिल्वर में या जर्मन सिल्वर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो धातु होता है वह तांबा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड आप सबको कमेंट करके बताना कि जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं के मिक्स से बनाया जाता है, अर्थात किन किन धातुओं का मिक्सचर किया जाता है तब हमें जर्मन सिल्वर प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो परमाणु द्रव्यमान को हम किस में व्यक्त करते हैं? ऑप्शन ए किलोग्राम में, ऑप्शन बी ग्राम में, ऑप्शन सी AMU में, या फिर ऑप्शन डी कैरेट में। तो फ्रेंड बात की जाए एक परमाणु द्रव्यमान को तो हम व्यक्त करते हैं AMU में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, AMU। फ्रेंड आपको कमेंट करके बताना है कि AMU इसका पूरा नाम क्या है, अर्थात फुल फॉर्म ऑफ AMU क्या होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? अच्छा वो प्रोटीन कौन सा है जिसको रक्त को जमाने में काम आता है? ऑप्शन ए फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन बी राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ऑप्शन सी स्टेफाइलोकक्कस, या फिर ऑप्शन डी नोनोकासारोन। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको फाइब्रिनोजेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात रक्त को जमाने वाली जो प्रोटीन होती है वह क्या होती है? वह फाइब्रोनोजेन होती है। चलिए फ्रेंड अब अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया, लाल रक्त का आकार होता है, बात की जब रेड ब्लड की तो इसका साइज क्या होता है, किस आकार में होता है? या ऑप्शन ए गोलाकार में होता है, ऑप्शन बी उत्तलाकार में होता है, ऑप्शन सी अग्निमिताकार में होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बात की जाए जो रेड ब्लड होता है उसकी जो साइज या आकार जो होता है वह होता है गोलाकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए गोलाकार। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी निकिल, या फिर ऑप्शन डी आयरन। तो बात की जाए हीमोग्लोबिन अर्थात रक्त में कौन सी धातु उपस्थित होती है, ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है लेकिन प्रश्न वही है। अर्थात बात कीजिए खून में, रक्त में या हीमोग्लोबिन में जो हम धातु पाई जाती है वो आपका आयरन है, अर्थात लोह धातु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोह धातु। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपको दिया कि नेपच्यून की खोज किसने की थी। नेपच्यून अर्थात ये ग्रह है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वरुण ग्रह। तो इसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन ए गैले ने की थी, ऑप्शन बी गैलीलियो ने की थी, ऑप्शन सी केपलर ने की थी, या फिर ऑप्शन डी न्यूटन ने की थी। तो फ्रेंड बात की जाए कि नेपच्यून खैज या वरुण ग्रह की खोज जो की थी वह गैले ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैले ने की थी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है। बात कीजिए वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वह कितने % होती है। ऑप्शन ए 10% होती है, ऑप्शन बी 71% होती है, ऑप्शन सी 0.03% होती है, या फिर ऑप्शन डी 5% होती है। तो फ्रेंड बात कीजिए वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वह 0.03% होती है। क्या 0.03% होती है। और फ्रेंड बात कीजिए 71% क्या होता है और 21% क्या होता है। क्या 21% क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि वायु में 71% और 21% क्या होता है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए NaOH होता है, ऑप्शन बी NaCl होता है, ऑप्शन बी NaCO होता है, या फिर ऑप्शन डी NO2CO3 होता है। तो फ्रेंड बात कीजिए कास्टिक सोडा इसका रासायनिक जो फार्मूला होता है वह NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, NaOH। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बोलते हैं परम दाब क्या है, अर्थात वह दाब जो परम है उसकी सीमा परम है, मतलब शून्य से अधिक है, तो वह दाब क्या होता है। ऑप्शन ए गेज दाब +1 के बराबर होता है, ऑप्शन बी गेज दाब +2 बार के बराबर होता है, ऑप्शन सी गेज दाब -1 बार के बराबर होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड बात कीजिए परम दाब, तो यह गेज दाब +1 बार के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, अर्थात बात की जाए उत्तल दर्पण से कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है वह पूछा गया है। ऑप्शन ए वास्तविक व सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक व उल्टा, या फिर ऑप्शन सी काल्पनिक या सीधा, या फिर ऑप्शन डी काल्पनिक व उल्टा। तो फ्रेंड बात की जाए उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आपका बनता है काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड आपके लिए भी एक क्वेश्चन और भी है कि अवतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। उत्तल दर्पण तो आपने देख लिया कि काल्पनिक और सीधा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि पनडुब्बी आधारित है, तो पनडुब्बी जो होती है वह आधारित हो किस पर आधारित होती है। ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी पास्कल के नियम पर, या फिर ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो फ्रेंड बात कीजिए पनडुब्बी, तो यह आधारित होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु जो होता है उस किस सिद्धांत पर कार्य करता है यह पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन बी अपवर्तन पर, ऑप्शन सी प्रकीर्णन पर, या फिर ऑप्शन डी व्यक्तीकरण पर। तो फ्रेंड बात कीजिए प्रकाश तंतु का जो सिद्धांत है वह कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, अर्थात प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की जो घटना होती है उसका एक कार्य प्रकाश तंतु भी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये जो प्रकाश से संबंधित प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का व्यक्तीकरण और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इससे संबंधित जितने भी घटनाएं घटित होती हैं इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100 के 100% आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस टॉपिक को तो छोड़िएगा ही मत। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न को आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया धूप के चश्मे की पावर होती है, अर्थात जो धूप का जो चश्मा होता है उसकी पावर क्या होती है। ऑप्शन ए 0 डायोप्टर होती है, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर होती है, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर होती है, या फिर ऑप्शन डी 3 डायोप्टर होती है। तो फ्रेंड बात कीजिए धूप के चश्मे की, तो इसकी जो पावर होती है वह होती है 0 डायोप्टर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए अब इस सीरीज के आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये आप लोगों के लिए समझ लीजिए होमवर्क है।
प्रश्न आपका दिया गया है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। अर्थात बात की जाए जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वह किसमें होती है। ऑप्शन ए जड़ में होती है, ऑप्शन बी तने में होती है, ऑप्शन सी पत्ती में होती है, या फिर ऑप्शन डी पूरे पौधे में होती है। तो फ्रेंड इस प्रश्न के आंसर को आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड आज की यह सीरीज़ आप सबको कैसी लगी। अगर यह सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, तथा जो भी भाई बहन हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।